अपने YouTube चैनल एग्रीजोन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम एग्रीकल्चर के डेफिनेशन और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और हमारा उनमें पहला टॉपिक है क्लाइमेट और वेदर। हालांकि इस क्वेश्चन से JDIC और PHU में काफी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी हमारा टॉपिक है आज, इसके जो भी नोट्स है वो PDF जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दिए हैं, तो आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हो और अपनी जो भी पढ़ाई है उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम वेदर और क्लाइमेट की डेफिनेशन से चालू करते हैं। तो सबसे पहले वेदर या मौसम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वेदर है वो एक स्थान विशेष के लिए उपयोग होता है जो छोटे क्षेत्रफल या कम क्षेत्रफल में हो। लाइक जयपुर का मौसम कैसा है, आज वेदर कैसा है, जयपुर का कैसा है, उदयपुर का कैसा है, कोटा का कैसा है, बीकानेर का कैसा है। तो ये इन छोटे क्षेत्रों के लिए वेदर या मौसम प्रयुक्त होता है। हालांकि जो क्लाइमेट टर्म है वो हम किसी राज्य के लिए यूज नहीं कर सकते। हम राजस्थान का क्लाइमेट नहीं देख सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि आज राजस्थान का मौसम क्या है, क्योंकि एक इतने बड़े क्षेत्रफल का एक साथ मौसम नहीं देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ का क्लाइमेट देखा जाता है कि राजस्थान का क्लाइमेट कौन सा है, शुष्क है। भारत का क्लाइमेट कौन सा है, उष्णकटिबंधीय है। तो इस तरह से एक तरह से हम जो मौसम है और क्लाइमेट है, वेदर, क्लाइमेट, मौसम या जलवायु में डिफरेंस या अंतर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले वेदर की डेफिनेशन देखेंगे। वेदर होता क्या है। तो वेदर किसी निश्चित स्थान पर विशेष समय के लिए वायु दशाएं, वायुमंडलीय दाब, तापक्रम, आर्द्रता तथा वर्षण के योग को या वर्षा के योग को एक बार देखेंगे। वायु दशाएं, वायुमंडलीय दाब, तापक्रम, आर्द्रता और प्रेसिपिटेशन, वर्षण। प्रेसिपिटेशन कहते हैं इंग्लिश में वर्षण को। वर्षण की फुल फॉर्म में से कहते हैं कि जो हम इसे समझ सकते हैं, आकाश से जल का अनेक रूपों में धरती पर आना ही प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेट क्या होता है। ये थी वेदर की परिभाषा। हालांकि इसका क्वेश्चन JDIC में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न में दे दे कि वायु दशाएं, वायुमंडल दाब, तापक्रम, आर्द्रता तथा वर्षण के योग को कहते हैं। ऑप्शन में आपको आर्द्रता, क्लाइमेट, वेदर और टेम्परेचर जो भी है, दो ऑप्शन तो ये और दो ऑप्शन आपको वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबको रहता है कंफ्यूजन। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन काफी बार बनता है। पिछले साल के क्वेश्चन में ही बना था। और दूसरा क्वेश्चन है क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट किसे कहते हैं। तो क्लाइमेट की परिभाषा यही है कि मौसम का जो सार होता है या जो निश्चित समय अंतराल के लिए मौसम के औसत को क्लाइमेट कहते हैं। वेदर के जो मौसम का जो औसत होता है उसे क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम मौसम संबंधित घटनाओं का सार, अभी बताया है मैंने, और मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप क्लाइमेट या जलवायु कहलाता है। तो ये था जलवायु और मौसम की परिभाषा। तो आपको बताया इनसे क्वेश्चन बनता है JDIC और PHU में। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख संस्थानें हैं जो क्लाइमेट तथा वेदर के लिए कार्य करती है। सबसे पहले इसरो। हम सभी एक तरह से जानते हैं इसरो क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो हालांकि अभी काफी चर्चा में रहा था इसरो चंद्रयान 2 के लिए। हालांकि चंद्रयान 2 सफल नहीं रहा है, फिर भी काफी अच्छा काम किया। सबसे पहले देखेंगे इसरो, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार देखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है। ये कर्नाटक, बेंगलुरु में है। सबसे बड़ी बात, जो हम क्लास ले रहे हैं वो समझने के लिए ले रहे हैं। जो भी नोट्स चाहिए वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैंने डाल दी है आपके लिए। तो आप समझने पे ज्यादा ध्यान देना। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ कम से कम चीजें लिखूंगा और समझाने की कोशिश आपको ज्यादा करूंगा। तो सबसे पहले इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे थे हम। यह कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखेंगे IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है।
इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान को इंग्लिश में मेट्रोलॉजी कहते हैं। तो IMD हो गया फ्रेंड्स, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखेंगे WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये WMO। तो ये 3 प्रमुख संस्थान है, इनके बारे में इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन यहाँ पे GTSL BHU में इनका बनता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मौसम विज्ञान का सबसे पहले ध्यान में कौन लाया, इसका जनक कौन है। तो मौसम विज्ञान के जनक 2 पढ़ते हैं हम हमेशा हर टॉपिक के, एक तो विश्व में कौन है और भारत का कौन है। तो विश्व में DN वाडिया, विश्व में DN वाडिया को मौसम विज्ञान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, DN वाडिया को माना जाता है। फिर भारत में है R रामदास। दोस्तों भारत में R रामदास को मेट्रोलॉजी का फादर माना जाता है, जो भारतीय मौसम विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी। तो ये थे हमारे 2 जनक, DN वाडिया और R रामदास। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख संस्थाएं कहाँ स्थित थी। तो ये था हमारा एक तरीके से जो प्रमुख संस्थाएं जो वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमको सूचनाएं देती है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम कि जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने एक मतलब रिसर्च में ये दावा किया है कि बताता है कि 31 वर्ष किसी स्थान पर 31 वर्ष के मौसम के साथ कोई क्लाइमेट हम कह सकते हैं। मतलब उसने एक तरह के पैरामीटर दे दिया कि किसी मतलब इस स्थान विशेष का अगर हम 31 वर्ष के मौसम का औसत देखें, वहां पे क्लाइमेट के जो वेदर कैसा रह रहा है, उस जो वेदर के जो औसत को देख के या मौसम के औसत को देख के हम वहां के क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफी बार पूछा गया है ICR में। उसके बाद चलेंगे हम मानसून। मानसून क्या होता है, सभी को पता है हमारे यहाँ की जो कृषि है, भारत कृषि प्रधान देश और हमारे यहाँ की कृषि अधिकांश पूरे देश के मानसून पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे मानसून का धुआं भी कहा जाता है। और राजस्थान में कहा ही जाता है क्योंकि शुष्क क्लाइमेट वाला इलाका है, जलवायु वाला इलाका, यहाँ पे पूरी यहाँ की जो भी है कृषि है वो पूरी यहाँ के क्लाइमेट पर निर्भर है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मानसून की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई। तो अरबी भाषा के शब्द मौसम से, मौसम की जो है मौसम शब्द है अरबी भाषा का, उससे मौसम की उत्पत्ति हुई या मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जो मौसम शब्द होता है अरबी भाषा का, इसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी, ये 2 प्रकार के मानसून होते हैं। हमने ये देख लिया मानसून होता क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी कृषि के लिए। पर अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के मानसून हमारे देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहला उत्तर पूर्वी मानसून, फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून। हमारे देश में अधिकांश 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। अधिकांश लगभग जो भी वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। और देखा है पैरामीटर 80% जो भी वर्षा होती है वो इसी कारण होती है। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून है, इसका क्या काम है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, ये जो तटीय राज्य है, केरल है, फिर अब तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो अब मानसून, ये तो देख लिया हमने मानसून कितने प्रकार का होता है, मानसून प्रवेश कब करता है और कहाँ से करता है। तो दोस्तों 2 प्रवेश द्वार पढ़ेंगे हम। सबसे पहले भारत में मानसून का प्रवेश द्वार, तो भारत में मानसून का प्रवेश द्वार केरल है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में प्रवेश द्वार क्या है, तो बांसवाड़ा अच्छी तरीके से पता है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज। भारत का प्रवेश द्वार केरल है और राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा है। दोनों भारत का तो राजस्थान के जो मानसून के प्रवेश द्वार है वो पता भी है। अब मानसून आता कब से, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वर्षा का काल है वो हमारे देश में वो
जो 4 साल का माना गया है वो जून जुलाई से प्रारंभ हो जाती है हमारे यहाँ का मानसून या वर्षा ऋतु। तो जो केरल में मानसून प्रवेश करता है 1 जून को प्रवेश कर जाता है केरल राज्य में मानसून। पूरे लगभग भारत में 15 जून तक मानसून प्रवेश हो जाता है। पूरे भारत में 15 जून तक मानसून प्रवेश कर जाता है। अब रही बात राजस्थान की, राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करेगा? तो दोस्तों 20 से 30 जून जो है, 20 से 30 जून के मध्य राजस्थान में जो मानसून है वो प्रवेश कर जाता है। ऑप्टिमम इसको 26 जून भी मानते हैं कि 26 जून तक की हमारा जो राजस्थान में मानसून है वो प्रवेश कर जाता है। तो ये था हमारा मानसून। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है भारत की, और सबसे कम या सबसे अधिक वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वर्षा मानसिंद्राम, ये पिछले लेक्चर में बताया था, मानसिंद्राम मेघालय में होती है भारत के अंदर। हालांकि विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है मानसिंद्राम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ICR, जेट, BHU तीनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे पहले झालावाड़, उसके बाद माउंट आबू। ये दोनों जिले राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहाँ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। हालांकि ये दोनों दक्षिण भाग में स्थित है राजस्थान के। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो औसतन वर्षा काल है भारत का वो कितना है। तो भारत का जो औसतन वर्षा काल है वो 130 दिन है। जो भारत का औसतन वर्षा काल है वो 130 माना गया है। उसके बाद सर्वाधिक वायुदाब, देखो दोस्तों अगर इस पृथ्वी पे सर्वाधिक वायुदाब एक ही जगह मिलेगा वो है समुद्र तल। समुद्र तल पर 2.7 किलो सेंटीमीटर स्क्वायर वायुदाब मापा गया है या फिर होता है। तो दोस्तों सर्वाधिक वायुदाब कहाँ मिलेगा हमको? समुद्र तल पर। कितना? 2.7 केजी किलोमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में औसतन कितनी वर्षा होती है, राजस्थान में औसतन कितनी वर्षा होती है। तो भारत की जो औसतन वर्षा है वो हमने दोस्तों जो है 1200 mm या इसको हम 120 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। जो भारत की औसतन वर्षा है वो 1200 mm या 120 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इसको 2 पैमानों में मापा जाता है। औसतन जो वर्षा मापने की इकाई है, प्रेसिपिटेशन मापने की इकाई है वो mm या सेंटीमीटर दोनों है। तो mm में 1200 mm होगा और जो सेंटीमीटर है उसमें 120 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद राजस्थान की औसतन वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान की औसतन वर्षा होती है 575 mm और इसको 57 सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो ये हो गई दोस्तों औसतन वर्षा। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान की औसतन वर्षा पूछी गई थी और उससे पहले भारत की औसतन वर्षा पूछी गई है। तो इसमें ये होता है कि जेट के पेपर में हर साल या तो एक भारत की औसतन वर्षा पूछेगा या राजस्थान की औसतन वर्षा पूछेगा। उसके बाद पैमाना चेंज कर देता है। और दूसरी बात जो ICR है उसमें जो अपना औसतन वर्षा है भारत की पूरी वो पूछी जाती है। तो अब हम देखेंगे किसी दिन का न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान कब होता है। तो दोस्तों किसी दिन का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे व अधिकतम तापमान दोपहर का 2 बजे का होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे न्यूनतम तापमापी। सबसे पहले हम थर्मामीटर या तापमापी के बारे में देखते हैं। थर्मामीटर और तापमापी होता है क्या? तो थर्मामीटर और तापमापी वह यंत्र जिसके द्वारा हम किसी भी स्थान का तापमान मापा जा सकता है। इसकी इकाई है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन। ये 3 इसकी जो इकाई है अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे वो मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम जो तापमापी वो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम तापमापी व अधिकतम तापमापी। दोस्तों जो न्यूनतम तापमापी होता है उसमें हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जो और अधिकतम तापमापी में जो तापमान मापने के लिए पारे का उपयोग करते हैं। तो ये होते हैं 2 तापमापी। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि रेनी डे किसे कहते हैं। तो दोस्तों रेनी डे वह दिन होता है जिस दिन 250 mm या 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस दिन को हम रेनी डे कहते हैं।
उसके बाद दोस्तों क्रॉप रेनी डे क्या होता है, वह दिन जिस दिन 50 mm या 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे हम क्रॉप रेनी डे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है क्रॉप रेनी डे और रेनी डे। यहाँ से क्वेश्चन जेट ऐसा बीएचयू में आपको पक्का मिलेगा दोस्तों। उसके बाद हम बहुत ही जेट में क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं मावट। तो दोस्तों मावट एक राजस्थान भाषा का शब्द है। मावट होता है क्या है, जो शीतकालीन ऋतु है या शीत ऋतु है उसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होने वाली वर्षा होती है उसे हम मावट कहते हैं। तो दोस्तों ये था मावट। मौसम भविष्यवाणी के लिए देखेंगे कि मौसम भविष्यवाणी क्या होती है। तो मौसम भविष्यवाणी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लघु मौसम भविष्यवाणी, ये कम ड्यूरेशन के लिए की जाती है। 1 से 3 दिन के लिए लघु मौसम भविष्यवाणी की जाती है। किस लिए की जाती है, जैसे किसान खरपतवार कीट नियंत्रण आदि क्रियाएं अपनी जो भी क्रिया है वो कर सके। किसान के द्वारा खरपतवार व कीट नियंत्रण जैसी क्रियाएं करने के लिए जो लघु मौसम भविष्यवाणी है वो की जाती है दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रकार है भविष्यवाणी का लघु मौसम भविष्यवाणी, सॉरी मध्य मौसम भविष्यवाणी। जो दूसरा प्रकार था मध्य मौसम भविष्यवाणी का, ये 4 से 10 दिन के लिए पाई जाती है। 4 से 10 दिन के लिए जो मध्य मौसम भविष्यवाणी वो होती है। उसके बाद दोस्तों किस लिए की जाती है ये, तो सिंचाई निर्धारण हेतु। सिंचाई मतलब जैसे कि मौसम विज्ञान द्वारा भविष्यवाणी कर दी जाए कि राजस्थान में 28 जो जून है तो तब तक किसान अपनी बुआई कर सकता है। अब बुआई कर दी किसान ने, अब जो वायव्य दिशा है वो परिवर्तित हो गई, विक्षोभ आ गए, जिसके कारण जो मानसून है वो पीछे हो गया तथा जो अगला 1 महीना है उसमें वर्षा होने की कम संभावना है। तो उस समय जो वैज्ञानिक है वो भविष्यवाणी करता है कि भाई इस महीने में वर्षा नहीं होगी, तब किसान अपनी सिंचाई वो कर सकता है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वो भी जैसे भी है फसल की सोइंग तो कर दी है, पर उसको जैसे भी है वो इरिगेशन कर दे। तो दोस्तों ये होता है मध्य मौसम भविष्यवाणी। अब तीसरा होता है दीर्घ मौसम भविष्यवाणी, ये 30 दिन के लिए होती है। तो ये किस लिए होती है, फसल पद्धति निर्धारण हेतु कि आप जैसे कि अप्रैल माह में कर दिया कि साइंटिस्ट ने कि हाँ आपकी जो भी है फसल पद्धति जो आपकी जून में आपके बुआई के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाएगी और जून माह में आप जो भी आपकी जो बुआई कर सकते हो। तो उसमें उसको 30 दिन का समय मिल जाता है, 30 दिन के लिए कि वो अपनी जो फसल पद्धति है, जो भी उगाने की जो भी विधियां है, जो भी सोविंग की प्रोसेस है, कल्टीवेशन की जो भी प्रोसेस है, कौन सा सीड है उसको परचेस करना है, कौन सी किस्म का परचेस करना है, उसका सबका वो निर्धारण कर सके। तो 3 प्रकार का होता है लघु दिवस 1 से 3 दिन के लिए खरपतवार कीट नियंत्रण हेतु। उसके बाद मौसम मध्य मौसम भविष्यवाणी 4 से 10 दिन के लिए, ये किसके लिए, सिंचाई निर्धारण के लिए आपको बताया ही मैंने। उसके बाद लास्ट है दीर्घ मौसम भविष्यवाणी, ये 30 दिन के लिए होती है और फसल पद्धति निर्धारण के लिए होती है। तो दोस्तों ये 3 विधियां थी। तो दोस्तों अब हम पाला क्या होता है, पाला के बारे में जानेंगे। पाला या फ्रोस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों पाला होता क्या है, जब वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो पत्तियों के ऊपर या तो ओस की बूंद या पत्तियों के अंदर जो जल पाया जाता है उसका ठोस रूप में बदलना, जिससे पत्तियों की जो भित्ति होती है वो फट जाती है, उसे ही पाला कहते हैं। यह फसलों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। दोस्तों आप पाले से कैसे सुरक्षा करेंगे, तो जब भी ऐसा अंदेशा हो कि आज रात को पाला हो सकता है या गिर सकता है, तो उससे पहले ही सिंचाई कर दी जाए या 0.1% का सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक H2SO4 का छिड़काव कर दिया जाए। कितना प्रतिशत बोल, 0.1%। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। या तो कहां से पूछेगा, या तो पाला कितने टेम्परेचर पे बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, या किससे इसका उपचार किया जाएगा, तो गंधक 0.1
परसेंट का जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, या तो तुम्हें सॉल्यूशन पूछ लेगा कितना बनेगा गंधक का 0.1%, या तुम्हें पूछ लेगा किसका सॉल्यूशन बनेगा, तो वो H2SO4 गंधक या सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए H2SO4 की जगह दे देता है DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड दे देता है, और इसका मोल होता है 0.05%। अगर ये भी ना दे तो एग्जामिनर क्या देगा हमको, वो हमको कल्चरल मेथड पूछ लेगा, कृषण क्रिया कि ऐसी कौन सी कृषण क्रिया है जिससे हम पाले से बच सकते, तो वो कृषण क्रिया है सिंचाई। पाले गिरने से पूर्व की रात्रि में सिंचाई करने से हम पाले के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है कृषण क्रिया या कृषण क्रिया का बचाव, जिससे हम पाला से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये पाला काफी इंपोर्टेंट है, इससे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। पाला कब पड़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस जब वायुमंडलीय का तापमान हो जाता है उस समय पाला पड़ता है। पाला के बचाव के लिए केमिकल मेथड, तो केमिकल मेथड में सबसे पहले 0.1% का क्या बनाएंगे सॉल्यूशन, किसका बनाएंगे H2SO4 गंधक या सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर व्यक्ति के पास गंधक या सल्फ्यूरिक एसिड उपलब्ध ना हो तो क्वेश्चन दे दिया जेई के पेपर में कि एक किसान है वो अपने खेत में पाले से सुरक्षा करना चाहता है, पाले से बचाव करना चाहता है, उसके पास गंधक उपलब्ध नहीं है, तो बताओ वो किस केमिकल विधि से पाले का नियंत्रण करेगा, पाले से उसकी फसल को बचाएगा। तो उसमें फिर अपन को DMSO डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, क्या डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का 0.05% का छिड़काव कर वो अपनी फसल को पाले से बचाएगा। तो ये जो होता है दोस्तों पाला। उसके बाद देखेंगे वर्षण प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले हम वर्षण या प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। वर्षण और प्रेसिपिटेशन होता क्या है दोस्तों, तो वर्षण और प्रेसिपिटेशन क्या है कि जो वायुमंडल होता है उसमें जल वाष्प होती है, जल होता है या आर्द्रता होती है, उसका विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर आना या धरती पर आना ही वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन बहुत रूप में होता है, रेनी होती है, फुहार होती है, उसके बाद हम फॉग देख सकते हैं या फिर ओलावृष्टि देख सकते हैं। ये सारे क्या प्रेसिपिटेशन के प्रकार, वर्षण के प्रकार है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे वर्षण के प्रकारों में ओलावृष्टि या हेल। तो दोस्तों जब जो वायुमंडल में जल उपस्थित होता है वो ठोस रूप में 0.5 से, ये लिखा रखा है दोस्तों 0.5 से 5 mm, जो वायुमंडली में ठोस जल है वो 0.5 से 5 mm के ठोस रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिरता है तो उसे ओलावृष्टि या हेल कहते हैं। दोस्तों एक बार और देखेंगे, सबसे प्रमुख बात है ओलावृष्टि से क्वेश्चन बनेगा तो ये अपन को जो पैरामीटर दे रखा है कि वो ठोस जब जो वायुमंडलीय जल है वो किस जो उसका ठोस कण का जो आकार वो क्या होगा जल का, तो 0.5 से 5 mm के ठोस पानी की बूंद का पृथ्वी पर आना ही ओलावृष्टि कहलाता है। एक बार और देखेंगे 0.5 से 5 mm ठोस पानी की बूंद, ठोस रूप की पानी की बूंद का पृथ्वी पर गिरना ही ओलावृष्टि कहलाता है। उसके बाद दोस्तों अगला है फोग या कोहरा। सभी को पता है फोग कोहरा क्या होता है, फिर भी वायुमंडलीय जल का जलवाष्प के रूप में, देखो सबसे पहले समझने के लिए जो वायुमंडल में जलवाष्प है वो ठोस रूप में परिवर्तित होकर स्वतंत्र रूप से जो वायुमंडल में घूमती है, स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में गमन करती है, उस क्रिया को हम फोग कहते हैं। अब इसको परिभाषा के लिए वायुमंडलीय जल का या वायुमंडलीय जलवाष्प का ठोस रूप में बदलकर स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में यही समझा था भी हमने कि जो वायुमंडलीय जलवाष्प है उसका ठोस रूप में बदलकर स्वतंत्र रूप से जो वातावरण है या वायुमंडल में तैरने की क्रिया को ही हम फोग या कोहरा कहते हैं। दूसरा फोग या कोहरे का कारण हम अभी पॉल्यूशन को भी मानते हैं, पर ये जो एग्जैक्ट कारण है वो बताया गया है वर्षा। अब वर्षा क्या होती है, तो जब जो जल की बूंदे हैं वायुमंडल में वो 0.5 mm से अधिक आकार में नीचे बूंद के रूप में गिरती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। एक बार और देखेंगे वर्षा किसे कहते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित जल है या नमी है या आर्द्रता है जो भी है
वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता नमी जल उसका 0.5 mm से अधिक आकार की जल की बूंदों में परिवर्तित होकर, कितना 0.5 mm से अधिक आकार की जल की बूंदों में परिवर्तित होकर धरती या पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। तो दोस्तों फुहार किसे कहते हैं? चीज ये वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी का, वायुमंडलीय जो आर्द्रता या नमी पाई जाती है उसका 0.5 mm से कम आकार की जल की बूंदों का, इस वर्षा में 0.5 mm से अधिक है और फुहार में 0.5 mm से कम आकार की जल की बूंदों का धरती या पृथ्वी की सतह पर गिरना ही फुहार कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर वेदर एंड क्लाइमेट, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो भी बनते हैं जेड BHU में, और कुछ अदर टर्म्स जैसे कि तापमापी है जो हमने देखा है आज के लिए, जो भी इसके संबंधित था। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे से जुड़े रहे, आगे से आगे मैं ऐसे ही लेक्चर आपके लिए डालता जाऊंगा, और मुझे उम्मीद होगी आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो ऐसे ही एग्रीजोन देखते जाइए, और जो भी मेरी वीडियो आगे से आगे आ रही है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। फ्रेंड्स एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हो उसमें कमेंट करके मेरे को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो जरूर बताएं। या तो वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, या क्लियरिटी नहीं होगी व्हाइट बोर्ड पे, या फिर व्हाइट जो भी लिख रहा हूँ मैं वो दिख नहीं रहा होगा। हालांकि लॉकडाउन में चलते काफी इंस्ट्रूमेंट की कमी है हमारे पास, और इक्विपमेंट की जो भी हमारे पास प्रोवाइड नहीं है पूरे, फिर भी जैसा भी हो रहा है मैं आपके लिए वीडियो बना के जल्दी जो भी आपको जितना भी मैटर चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो अधिकतर जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो मैं डाल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। और एक बार फिर जो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी फील्ड के, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।